मौसम विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मिशन मौसम। आधुनिक तकनीक के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मिलेगी मदद। देश भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अब तक 1,60,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। रेलवे कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए चला रहा है विशेष रेलगाड़ियां। और प्रदेश के विदेशी सहयोग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा, विदेशों में भेजने के नाम पर कबूतरबाजी करने वाले लोगों पर सरकार की पैनी नजर। युवाओं से डंकी न मारने की अपील की। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्यकुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। पीएम ने कहा कि आज हम उन आपदाओं को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक डाक टिकट और स्मारक सिक्के के साथ ही डिजिटल कॉपी बुक का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किया, जिसका कार्यक्रम मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर तय किया गया था। पीएम मोदी जब आज मिशन मौसम के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया। पहले वो कार्यक्रम जल्दी बना था, लेकिन मौसम विभाग की सारी जानकारियों से पता चला कि मेरे लिए वो समय उचित नहीं है। फिर मौसम विभाग ने मुझे बताया, साहब 13 तारीख ठीक है। अब कल मैं वहां गया, -6 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरा समय जितना मैं समय वहां रहा, एक भी बादल नहीं था, सारी धूप खिली हुई थी। ये मौसम विभाग की सूचना के कारण इतनी सरलता से मैं कार्यक्रम करके लौटा। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि IMD ने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ मिलाकर राष्ट्र के प्रति प्रगति और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न स्तरों पर विकसित किया है। IMD की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमिगत बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी टेक्नोलॉजी और प्रणालियों को विकसित करके भारत को वेदर रेडी और
क्लाइमेट रेडी राष्ट्र बनाना है। To the nation by blending ancient wisdom with modern science and technology. Our commitment to observing and forecasting is a narrative of resilience and innovations leading to protection of life and property and welfare of the society. The early warning system of IMD has undergone paradigm shift. देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये नए साल का पहला पर्व होता है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास तौर पर सूर्यदेव की पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इसे सूर्य उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना बेहद शुभ माना जाता है। उत्तर भारत में इस त्यौहार को खिचड़ी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। उधर जींद के उझाना गांव में बाबा खाकनाथ डेरा और बाबा जमीननाथ गौशाला द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा त्योहारों की धरती है और यहाँ सभी लोग मिलकर ये पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हमें आपसी समरसता, प्रेम और एकता का संदेश देता है। इसका अपना विशेष महत्व है। इस दिन लोग कन्या एवं गौ की पूजा करते हैं और दान व दक्षिणा देकर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरियाणा को हरि तथा शिव की भूमि माना जाता है और अनेक त्योहारों पर पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करके प्रत्येक व्यक्ति पुण्य कमाता है। उन्होंने कहा कि देवताओं एवं तपस्वियों द्वारा दिए पौराणिक संदेशों के अनुरूप ही केंद्र व राज्य सरकार सर्व समाज के कल्याण की भावना को आगे बढ़ा रही है। समाज मानव के कल्याण के साथ साथ गौरक्षा एवं कन्या सम्मान के लिए भी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शुभकामनाएं, इनको उज्जवल भविष्य की कामना और मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी के उन्नत तरक्की का संदेश दिया। इतना भव्य आयोजन और एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कितनी श्रद्धा और उत्साह के साथ ये लोग मना रहे हैं, ना भूत ना भविष्य। इससे बड़ा कार्यक्रम मैंने भी आज तक नहीं देखा। इस प्रकार लोगों की आस्थाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं और बाबा खाकनाथ किस प्रकार से हमारी आत्मा और रोम रोम में बसा हुआ है, ये इसी गांव में आकर, इसी स्थान पर आकर ही इसका परिचय मिलता है। मैं पुनः आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा खाकनाथ जी के चरणों में आप सभी की समृद्धि, उन्नति और तरक्की की कामना करता हूँ। जो सनातन के लोग हैं वो अपने भावनाओं में, अपने आस्था में लगे हुए हैं और जिन लोगों के दिल में और दिमाग में कोई राजनीति घूमती है वो लोग इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क करते हैं। और अखिलेश जैसे करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर इस धरती पर पैदा हुए, हमारी सनातनी आस्था पर सवाल उठाकर चले गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा हलके को लोहड़ी के अवसर पर 10 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें से 8 करोड़ 12 लाख का बजट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 15 सड़कों का नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और शेष सड़कों का निर्माण कार्य मौसम ठीक होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने लाडवा विधानसभा के लोगों के लिए लोहड़ी पर्व का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पूजा अर्चना की और लोहड़ी की अग्नि में आहुति डाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आए। आज हम सब मिलकर लोहड़ी का पावन पर्व बना रहे हैं। ये पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। ये त्यौहार न केवल हमें खुशियां बांटने का अवसर देता है, बल्कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने पूर्वजों को याद करने का भी मौका देता है। उन्होंने कहा कि लोहड़ी हमारे सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं कल मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर परिवार सहित सुरक्षाकर्मी, कर्मचारियों व मीडिया कर्मियों के साथ लोहड़ी का पावन पर्व मनाया और प्रदेश के अपने परिवारजनों के लिए खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि ये पर्व एकता, भाईचारे और समर्पण की भावना को भी प्रेरित करता है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां विविधता में एकता देखने को मिलती है। लोहड़ी हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला एक प्रमुख पर्व है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बुधवार को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा कि उसे 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पहला अमृत स्नान चल रहा है। अभी तक संगम में स्नान करने वालों की संख्या 1,60,00,000 से अधिक हो चुकी है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। अखाड़ों का ये अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। शिविर से निकलने और वापस आने में इन सभी 13 अखाड़ों को 12 घंटे से भी अधिक का समय लगेगा। अखाड़ों के स्नान क्रम में सबसे पहले संयासी अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान किया। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर विभूत घोड़े और रथ की सवारी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पर पहुंचे। साधुओं ने धर्म ध्वज को प्रणाम किया और अमृत स्नान किया। इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, विदेशी लोग भी आ रहे हैं और इस चीज़ का भारत में एक संस्कृति इसका बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं और जो चीज़ ना देखने को कभी मिली थी वो चीज़ देखने को मिल रही है कुंभ में। इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पिछली बार अर्ध कुंभ से यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सभी बच्चे भी देखो मैं लाया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ने सुबह 7:05 पर अमृत स्नान किया। इसके बाद सुबह 8 बजे श्री पंचदशाम जूना अखाड़ा, श्री पंचगिरी अखाड़ा के साधुओं ने अमृत स्नान किया। इसके उपरांत वैरागी अखाड़ा स्नान के लिए संगम तट पर गया। सुबह 10:40 पर अखिल भारतीय श्री पंचेंद्र मोही अनी अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। वहीं 12:20 पर अखिल भारतीय श्री पंच निवराणी अनी अखाड़ा अमृत स्नान किया। उधर रेलवे महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अंबाला रेलवे मंडल द्वारा बठिंडा व अंबनदौरा से प्रयागराज के लिए विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। यह सुविधा कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 26 फरवरी तक जारी रहेंगी। अंबाला रेल मंडल के प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बठिंडा से सुबह 4:30 बजे चलने वाली ट्रेन अंबाला सहारनपुर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। वहीं अंबनदौरा से चलने वाली गाड़ी रात 10 बजे से चलकर अंबाला सहारनपुर के रास्ते फाफा माऊ तक जाएगी। दोनों गाड़ियों की बुकिंग 90% तक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वापसी की विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रिप दूसरी सर्विस के ये दोनों ही रिजर्व सर्विसेज हैं और इसमें हमें अच्छा पैसेंजर का रिस्पांस भी मिल चुका है। हमारी जो बुकिंग जो है वो रिजर्व जो बुकिंग है पहली वाली में नियर अबाउट 90% और दूसरी वाली में भी 90% रिजर्वेशन हमें मिल चुकी है। जब रिटर्न के दौरान ये सर्विस फाफा माऊ से चलती है सुबह 6:30 बजे और दूसरी सर्विस ये बठिंडा के लिए चलेगी और दूसरी सर्विस जो है फाफा माऊ से अम्बदूरा के लिए रात को 23:30 पे चलेगी। जो बठिंडा से पहली सर्विस है वो 19 तारीख को पहली सर्विस शुरू हो रही है। उसके बाद ये 2-2, 3-3 दिन के अंतराल के बाद 6 सर्विसेज प्लान की गई हैं। जिस तरह से पहली सर्विस जो है वो 19 जनवरी, दूसरी सर्विस 22 जनवरी, तीसरी ट्रेन सर्विस 25 जनवरी, इस तरह से प्लान करके 22 फरवरी तक लास्ट सर्विस चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक नायक हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। हमारी सरकार ने हमेशा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया, जो भविष्य में भी जारी रहेगी। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हर साल सेना की सेवा और समर्पण के सम्मान में मनाया जाता है, जो राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। वहीं कश्मीर के अखनूर में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने सैनिकों व उनके परिजनों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी का दिन अपने परिवार वालों के साथ मनाया जाना चाहिए। आज मैं अपने लार्जर फैमिली यानी हमारे वेटरन्स के साथ संक्रांति का पर्व मनाने आया हूँ। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार का वेटरन्स डे समारोह हम अखनूर में मना रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रही है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच जो दिलों की दूरियां हैं
उनको मिटा देना है। मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय, मैं यहां उपस्थित और पूरे देश के सारे वेटरन्स और उनके परिवारजनों को मकर संक्रांति और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज मैं अपनी लार्जर फैमिली यानी हमारे वेटरन्स के साथ संक्रांति का पर्व मनाने आप सबके बीच यहां आया हूं। 3 वर्षों से जाने अनजाने में या फिर चाहे अनचाहे सरकारों ने कश्मीर को अलग तरीके से ट्रीट किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन कभी भी उस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं तो पुराने दिन अब चले गए और हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद को खत्म करने की शुरुआत की है। पीओके की आवाम को स्वाभिमानी जीवन से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश की जा रही है। पीओके की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। वहाँ आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा के सटे इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना होगा। सफलता हासिल की मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते। मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके की है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है। भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान में आज सिरसा जिला सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याएं भी जानी गईं। कार्यक्रम में शामिल अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि हमारे देश के पूर्व सैनिकों के सम्मान में आज का दिवस मनाया जाता है। उसी को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वे आज एक साथ इतने पूर्व सैनिकों से मिले हैं। भूतपूर्व सैनिकों की कुछ मांगे हैं जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से जल्द पूरा किया जाएगा। जो हमारे देश के जितने भी वेटरन्स हैं उनकी जो है आदर में इस दिन को मनाया जाता है। 2014 से इस दिन को मना रहे हैं। तो बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मैं आज सिरसा में इतने सारे हमारे वेटरन से मिला। यहाँ पे अलग अलग वेटरन्स जो हैं अपनी जो रिटायर्ड लाइफ है उसको बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से टेकअप कर रहे हैं। कुछ इनकी 1-2 छोटी डिमांड्स हैं जो जिला प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि उसको हम पूरा करें। और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने सारे व्यक्तियों ने अपने पूरे जीवन का बलिदान किया है। सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यरत पूर्व सूबेदार लालचंद ने बताया कि पूर्व सैनिक देश की विरासत हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं सेना से सेवानिवृत्त ओम प्रकाश ने बताया कि सरकार ने पूर्व सैनिकों का पूरा सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के अनुभव भी साझा किए। जड़े हैं जिन्होंने मजबूती से देश के प्रति अपना योगदान दिया है। तो आज उनको इस प्रोग्राम में हमने बुला के उनका मान सम्मान किया, उनके साथ बैठ के चाय पे चर्चा की और भी उनकी जो भी समस्याएं थी उनके ऊपर बात की। और उनका सबका मैं आपको बताना चाहता हूं कि निपटारा हमने यहाँ पे किया है और भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे। भूतपूर्व सैनिक सभी इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने बहुत सहयोग किया है। मैं 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में उसमें था, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश बनाया हमने। उसके अंदर हमने 93,000 सैनिक कैद किए थे, जो कि विश्व के अंदर हमारा रिकॉर्ड है। आज तक विश्व के अंदर किसी सेना ने 93,000 सैनिक कभी भी सरेंडर नहीं करवाया। जो हमने बांग्लादेश के अंदर था, जहाँ
कोमिला एक हवाई अड्डा है, उसके अंदर हमारे 8 रेजिमेंट ने क्या किया है, उस पर अटैक किया और वो खाली करके भाग गए। पाकिस्तानी सैनिक वहाँ 5-7 मारे, बाकी भागे। प्रदेश के विदेशी सहयोग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि विदेशों में रोजगार के लिए अपने बच्चों को भेजते समय अभिभावक डंकी जैसे शॉर्टकट प्रक्रिया को न अपनाएं। कबूतरबाजी करने वाले लोगों पर सरकार की पैनी नज़र है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवा विदेश जाने के नाम पर किसी के चंगुल में ना फंसें, इसलिए प्रदेश सरकार ने अलग से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमीरात व अन्य अरब देशों में ड्राइवर, प्लम्बर, राजमिस्त्री व भवन निर्माण से जुड़े अन्य श्रमिकों की खासी मांग है। इसलिए सरकार ने विदेशी भाषा सीखने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का प्रबंध किया है और खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि बाहरी देशों की ज़रूरतों के अनुसार कौशल प्रदान करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए विभिन्न देशों की भाषाओं में हरियाणा के युवाओं को दक्ष बनाने के लिए नीति भी बनाई जा रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अरब देशों में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए पोर्टल खोला है, जहां युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वैध तरीके से विदेशों में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि डंकी के रास्ते विदेश जाने वाले युवाओं को शारीरिक व आर्थिक पीड़ा से जूझना पड़ा है और कई बार उनकी जान को भी जोखिम हो जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सोनीपत के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम परिसर में गुप्ती सागर गुरुदेव द्वारा आयोजित अभिनंदन सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने जैन समाज के संतों का आशीर्वाद लिया और गुप्ती धाम के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से हरियाणा में नॉनस्टॉप तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने प्रदेश का लगातार विकास किया है। राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठा रही है। गुप्ती सागर जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया, इनके आशीर्वाद से हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार आप सबके सहयोग से बनी। इस पवित्र भूमि से एक बात जरूर कहूंगा कि जो भी हमारे से बन पड़ेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हरियाणा को तीव्र गति से आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जो हमारे किडनी के पेशेंट थे और जिनका हर महीने 25-30 हजार रुपया खर्च होता था, ऐसे सब लोगों के लिए हमने डायलिसिस को हरियाणा में उसी दिन फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले जिस अव्यवस्था का माहौल प्रदेश में था, विपक्ष के नेता उसी प्रकार का माहौल इस बार भी कायम करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने झूठ की राजनीति करने वाली इस सोच को हराकर करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हमें जन सेवा का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि हर सिर पर छत मुहैया करवाने के अपने वायदे के अनुसार प्रदेश में जल्द ही 1 लाख गरीब लोगों को प्लॉट प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है। उसी माहौल को दोबारा रिपीट करना चाहते थे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैंने पहले ही कलम से हमने जो कहा था, 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा के अंदर नौकरी देने का काम किया। मैं इसी सोनीपत की पवित्र भूमि के ऊपर आया था। ये लोग बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, परंतु किसी को न कागज दिए थे न कब्जा दिया था। मैंने अधिकारियों को बोला था कि मैंने सब लोगों को कागज भी देना है, कब्जा भी देना है, और सोनीपत की भूमि के ऊपर आकर के 100 गज प्लाट का कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये गरीब के हित के अंदर मजबूती से हमारी सरकार एक एक कदम उठा रही है। भारतीय सेना के जवान हरविंदर सिंह का आज रोहतक जिला के पैतृक गांव भालोट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा तो लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और हरविंदर सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए।
करीब 35 वर्षीय हरविंदर सिंह वर्ष 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और वे 21 जाट बटालियन में तैनात थे। फिलहाल हवलदार के तौर पर उनकी ड्यूटी असम में थी। शनिवार को ड्यूटी के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। हरविंदर सिंह 3 बच्चों के पिता थे। वे करीब 2.5 माह पहले छुट्टी पर गांव आए थे। रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार ने कहा कि शहीद हरविंदर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी। परिवार में हरविंदर के दादा सूरजमल व पिता जगबीर ने भी भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की, जबकि बड़े भाई रविंद्र भी सेना में हैं। आसाम में शहीद हुए हैं, उनका पूरा राज्य के सम्मान के साथ क्रिमेशन किया। ऐसी पूरी डिटेल भी पाई नहीं है, लेकिन पता चला कि वहाँ पर आसाम पोस्टिंग वहाँ पर शहीद हुए हैं। भारतीय सरकार की जो नॉर्म है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग है, आर्मी का नॉर्म की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई। परिवार में इनका सारा परिवार एक आर्मी बैकग्राउंड से है। इनके पिताजी भी आर्मी में थे, इनके पिताजी भी आर्मी से रिटायर्ड है। ये 2 भाई हैं, इनका भाई भी आर्मी में फिलहाल सर्विस कर रहे हैं। 2 बेटे एक बेटा। ये बड़े दुख की बात है, ये हमारा छोटा भाई हरविंदर शहीद हो गया और मान सम्मान की बात यह है कि अपना बलिदान दे के पूरे देश का, प्रदेश का, हमारे बारोट गांव का, परिवार का नाम भी ऊंचा करके चला गया। आना जाना लिखा है, जो आता उसको जाना होता है, लेकिन इस तरह जाना, छोटी आयु थी, बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन जो होना होता तो होके ही रहता है। देश के लिए शहीद हुए हैं, सबका मान सम्मान बढ़ाया है। छोटे बच्चे हैं, हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। उनके पिताजी से भी बातें हुई थी, उनके पिताजी ने भी यही बात कही थी कि मेरा बेटा देश पे बलिदान हुआ बेटे का। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर व घने कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। 15 जनवरी को ओलावृष्टि भी हो सकती है। विभाग ने हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। हालांकि आज दोपहर कुछ स्थानों पर हल्की धूप भी निकली। वहीं विभाग के अनुसार कल सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और पलवल में बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने वालों में विदेशी छात्र भी शामिल हैं, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और बढ़ गई है। हालांकि आज पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि है। इच्छुक प्रतिभागी समय सीमा से पहले पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जो 12 जनवरी को शुरू हुआ और 23 जनवरी को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना और परीक्षा के अनुभव को उत्साह में बदलना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आत्मविश्वास व सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा देने के लिए व्यवहारिक सुझाव भी देते हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% वृद्धि हुई है और ये 16,90,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस अवधि में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह किया गया था, जिसकी तुलना में ये काफ़ी अधिक है। इसमें कॉरपोरेट कर का योगदान लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है, जबकि गैर कॉरपोरेट कर का लगभग 11 लाख करोड़ रुपए है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।